अस्सलाम वालेकुम। अदबिस्तान में खुश आमदीद। कहते हैं कि इंसान के साथ जो कुछ भी होता है वो उसके आमाल की वजह से होता है। एक अछूती कहानी। मुसन्निफ अब्दुल हमीद सागर। किस्मत का चक्कर। पर कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलें। शुक्रिया। सुबह के कोई 8 बजे थे। सड़क पर इक्का दुक्का गाड़ियां रवा दवा थीं। मैं किस्मत का मारा एक होटल में बैठा था जिसे हिंदुस्तान के लोग ढाबा और हमारे लोग छप्पर होटल कहते हैं। कराची में इस किस्म के होटल बहुत हैं। ये एक चाय का होटल था। बहुत से लोग यहाँ आते और चाय पी के चले जाते, पर मेरी यहाँ आने की और एक कप चाय पीने की आदत सी बन गई थी। इसका एक फ़ायदा ये भी था कि यहाँ अखबार डेली आता था और मैं इसमें अपनी किस्मत तलाश करता था। मैं किस्मत से मुतालिक कहानियाँ और कॉलम भी पढ़ता था और नौकरियों के इश्तिहार भी। पिछले कितने सालों से ही मेरा मामूल बन चुका था। डिग्रियाँ तो बहुत थीं, मगर दिल करता था कि इनको आग लगा दूँ। इनकी अब मेरे सामने कोई अहमियत नहीं रही थी, मगर मजबूरी थी। इंसान जब तक मर नहीं जाता उसकी उम्मीद ख़त्म नहीं होती। शायद मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही चक्कर था। सामने सड़क पर चलते हुए राहगीर और उनके मुख्तलिफ बुझे और रोशन रोशन चेहरे अलग अलग दास्तान सुनाते थे। मुझे ऐसा लगता था कि ये मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, मगर शायद ये मेरा वहम था, क्योंकि ये मेरे नज़दीक आते मगर फिर कुछ कहने की बजाय पास से गुजर जाते। मेरे दिल में अजीब अजीब ख्याल आते थे। वो शायद इसलिए कि मैंने ज़माने के नशेबो फराज देखे थे। सुना था कि इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है, लेकिन मुझे इस कहावत पर शायद यकीन नहीं। हो भी कैसे? मैंने अपना नसीब चमकाने के लिए क्या क्या जतन नहीं किए। किस्मत इंसान के हाथों में हो नहीं सकती, ये तो बनाने वाले के हाथ में है। इंसान के बस में कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता, वो बिल्कुल बेबस है। लेकिन जब मैं ये जुमला पढ़ता हूँ कि आदमी अपनी किस्मत खुद बनाता है, तो उसे चाहिए कि मेहनत करे, तो मेरा सर फटने लगता है। जी कहता है कि इस शख्स को गोली मार दूं जिसने ये अल्फाज कहे हैं, जिसे इंसान को मेहनत की तरफ गामजन करने की पूरी कोशिश की है। गो के मेहनत करना जुर्म नहीं, लेकिन फिर ये बात वाज़ेह नहीं कि कुछ लोग जो मेहनत भी करते हैं लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। ऐसा क्यों? इस बात के लिए कौन जिम्मेदार है? मैंने कुछ ऐसे लोगों को देखा है जिनकी कोई अहलियत नहीं होती और वह ऐसे ऊंचे ओहदों पर बैठे होते हैं कि बताते हुए भी शर्म आती है। ऐसे लोग भी जो एक हरफ नहीं पढ़े होते, यहाँ तक कि अपना नाम नहीं लिख सकते और सरकारी इदारों से काफ़ी भारी मिकदार में तनख्वाह लेते हैं। ऐसे लोग भी देखे जो काफ़ी समझदार, अहल और काबिल होते हैं, लेकिन उनके मुकद्दर शायद उनके इस बात के जिम्मेदार हैं कि वो दर दर की खाक छानते फिरें। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन पर किस्मत थोड़ी देर के लिए मेहरबान होती है और कुछ पर हमेशा के लिए। कुछ कहते हैं कि खुदा छप्पर फाड़ कर देता है और कुछ कहते हैं कि देता है और फिर छीन लेता है। कुछ लोग उसे मुकद्दर, किस्मत, तकदीर और इस जैसे और नामों से पुकारते हैं कि उनका खेल है। लेकिन ऐसे लोगों को आखिर किस बात की सजा मिलती है? मुझे आज तक इस बात की कोई भी समझ नहीं आई। कुछ अर्सा पहले एक फ़कीर से सामना हुआ। उसने कहा, मैं जो ये भीख मांग रहा हूँ ये मेरी किस्मत है, और तू बाबू वाले लिबास में तलाश कर रहा है, ये तेरी किस्मत है। मेरे पैरों में जूतियाँ भी नहीं, ये मेरी किस्मत है, और तेरे पैरों में है फटी हुई, तो ये तेरी किस्मत है। इस दुनिया में सब अपनी अपनी किस्मत लेकर आते हैं और चले जाते हैं। एक और साहब थे, काफ़ी समझदार और बीए पास, किसी अखबार में काम करते थे। उन्होंने एक दिन कुछ यूँ कहा, अगर अब्राहम लिंकन की पिछली ज़िंदगी का मुताला करो तो वो एक लकड़हारे का बेटा था, मगर देखो वो अमेरिका का सदर गुजरा है। क्या उसकी किस्मत ने सदर बनाया या उसकी मेहनत ने? इसलिए यकीन रखो कि इंसान की किस्मत उसके अपने हाथ में है। वो मेहनत करके उसे तब्दील कर सकता है बुरे से अच्छे की तरफ, और अगर अच्छी है तो सुस्ती और काहली से बुरी बना सकता है। कुछ अजीब सी हलचल थी। क्या ये पीर, फकीर, जादूगर हमारी किस्मत तब्दील कर सकते हैं? क्या दुनिया में कोई ऐसा ज़ात मौजूद है जो मेरी किस्मत बदल दे? कुछ लोगों ने तो ये भी मशवरा दिया कि मियाँ शादी कर लो तो आपकी किस्मत बदल जाएगी। जब हर एक इंसान की किस्मत अलग अलग है तो ऐसा क्यों कहा जाता है? क्या एक इंसान दूसरे की किस्मत बदल सकता है? इसमें इतनी ताकत है? मुझे ये बात कभी समझ नहीं आई थी, और किस्मत से मुतालिक कोई भी बात नहीं, और शायद कभी आएगी भी नहीं। कब चाय ख़त्म हो गई थी और कब मैं यहाँ पहुँचा कुछ खबर नहीं। इस वक्त मुझे सिर्फ घंटी का इंतज़ार था कि ये कब बजती है।
ये थी तो आम इलेक्ट्रिक घंटी, लेकिन इसे आप मेरी किस्मत की घंटी भी कह सकते हैं, जिसका मुझे पिछले 5 घंटों से इंतजार था। आखिरकार ये बच गई। इस सेक्रेटरी ने मुझे मुस्कुराकर देखा और आंखों से एक क़यामत खेज अंदाज में दरवाजे की जानिब इशारा किया, जिसका मतलब था कि मैं इंटरव्यू के लिए अंदर जा सकता हूँ। मैं उठा और जब इस क़यामत के करीब पहुंचा तो उसे गला खनखार कर शुक्रिया कहा, जिसका उसने अंग्रेजी में जवाब दिया, यू वेलकम जनाब। मैं अंदर दाखिल हुआ और बगैर पूछे ही एक नशिस्त पर बैठ गया। सामने बैठने वाली लड़की, नहीं इन्हें खातून कहूँगा, क्योंकि ये इस उम्र से निकल चुकी थी जिन्हें हम लड़की कहते हैं। इनके बाल स्याह, शक्ल कलमी आम की तरह लंबी और किसी हद तक चौड़ी भी थी। रंग सांवला और इसके हाथों में पुराने जमाने के कंगन जाहिर कर रहे थे कि ये खातून क्लासिकल दौर की हैं। मिस्टर, आपका मुकम्मल नाम? उसने मेरे बैठते ही सवाल किया। जी, आपके पास जो मेरी फाइल पर पड़ी है, जिस पर मैंने डाक खर्च समेत पूरे 200 रुपये खर्च किए हैं, उसमें मेरा नाम और मेरे मुतालिक तमाम मालूमात दर्ज हैं। उसको पढ़ लेने से आपका और मेरा हम दोनों का टाइम बचेगा। मैंने उसे बोलने का मौका नहीं दिया और गला साफ करके कहा, लेकिन बदकिस्मती से आप लोग हमारी फाइलें भी मांग लेते हैं। कोई फाइल अधूरी हो आप लोग कबूल भी नहीं करते, लेकिन खुद इतनी जहमत भी नहीं करते कि उसे उम्मीदवार के आने से पहले पढ़ लें। उसने अजीब सी नज़रों से मुझे देखा। मुझे उम्मीद थी कि वो अगले लम्हे के लिए मुझे दफ़ा होने के लिए कहेगी, इसलिए मैं पहले ही अपनी सीट से उठ गया था, लेकिन उसने अगले ही लम्हे रिवॉल्विंग चेयर को घुमाया और मुस्कुरा कर कहा, आप उठ क्यों गए? इसलिए कि अब मुझे कोई उम्मीद नहीं कि यहाँ मेरी दाल गलेगी। मैंने कहा, अगर दाल गल जाए तो? उसने एक बार फिर मुस्कुरा कर कहा। मैं कुछ अजीब सी कैफियत से दो चार था। लगता है आप पहले बहुत इंटरव्यू दे चुके हैं। उसने बैठने का इशारा किया। जी, कुछ ऐसा ही है, मैंने जवाब दिया। जनाब, आपका इल्ज़ाम बिल्कुल दुरुस्त है कि हम लोग आप लोगों की फाइल बिल्कुल नहीं पढ़ते और सवाल करने शुरू हो जाते हैं, लेकिन अगर आज मैं इस बात का अजाला कर दूं तो आपको अपना इल्ज़ाम वापस लेना होगा। वो बोली। जी, मेरे मुंह से बमुश्किल निकला। मतलब कि आप अपनी नौकरी पक्की समझें और अपना इल्ज़ाम वापस लें। उसने मुझे देखा। अजीब सी नज़र थी उसकी, जैसे जिगर के पार होती हुई महसूस हो रही थी। मेरे चेहरे पर अजीब सी रौनक आ गई। उसने एक बार फिर मुझ पर नज़र डाली और अपना ब्लैक चश्मा उतारते हुए कहा, लेकिन आपको मैंने वो अपॉइंटमेंट नहीं दी जिसके लिए आप यहाँ आए थे। तो मेरे मुंह से बमुश्किल निकला, हो सकता है कि मैं आपको अपनी कंपनी का चौकीदार रखूं। ये भी हो सकता है कि एक क्लर्क या हेड क्लर्क, मगर ये भी हो सकता है कि आपको मालिक बना दूं। बहरहाल ज़्यादा सोचिए मत, आप कल आ जाइएगा। आपको मिस्टर हमदानी काम समझा देंगे और परेशान ना हो, आपकी तनख्वाह आपकी तवक्कात से ज़्यादा होगी। उसके साथ ही उसने कहा, मिस्टर, अब तो अपना नाम बता दो खुद ही प्लीज़। वो बोली। जी, मुझे रहमान अली बेग कहते हैं। मैंने कहा, ओके रहमान साहब, आप जाइए, आप कल आइएगा। उसने कहा और मैं वहाँ से चलता बना। इस दिन मैंने अपना बाकी वक्त साहिल समंदर पर गुजारा और इस हवा को ढूंढने की कोशिश की जो मेरा भी नसीब तब्दील कर दे, जो मेरे सितारों को गर्दिश से निकाल दे। कुछ होश आया तो अपनी बहन मारवी का ख्याल आया। जल्दी से बाजार की जानिब रुख किया और एक सुर्ख रंग की चादर खरीदी और साथ ही एक मिठाई का डब्बा, और शाम में घर पहुंचा। मारवी बहुत खुश थी क्योंकि उसे अपनी पढ़ाई मुकम्मल होती हुई नजर आ रही थी। मिस्टर हमदानी एक अधेड़ उम्र आदमी थे और उन्होंने मुझे वो काम बहुत जल्द समझा दिया था। मेरा काम इतना मुश्किल नहीं था। मुझे इन खातून के साथ मैनेजर मुकर्रर किया गया था। मेरा काम उनकी मीटिंग उनके दूसरे दफ्तर के काम से मुतालिक था, बिल्कुल इस तरह जैसे एक पर्सनल असिस्टेंट का होता है। उनका नाम पूछने पर हमदानी साहब ने कहा, उन्हें नहीं मालूम, क्योंकि उन्हें भी 1 महीना ही हुआ है और वो सिर्फ उन्हें मैडम कहते हुए सुना गया है कि मैडम का बैरूनी मुल्क भी कारोबार है और यहाँ तो इनका ये सब ऑफिस था। तकरीबन 11 बजे एक काली करोला रुकी और मैडम बाहर आईं। एक मुलाजिम इनका लैपटॉप वाला बैग लेकर ऑफिस की सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। कुछ देर में इनके ऑफिस में था। रहमान साहब, उम्मीद है कि आपको काम समझ आ गया होगा। आप मेरे मैनेजर हैं और कंपनी के काफ़ी जिम्मेदारी के काम भी करने होंगे। आप परेशान ना हो। आपको जहाँ भी समझ ना आए मुझे बताइएगा, हम इसे मिलकर हल करेंगे। मैडम ने मुस्कुराकर अपनायत भरे लहजे में कहा, मैडम, मैंने तो कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, मगर इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इसे निभा भी सकूंगा या नहीं। मैंने सर्द लहजे में कहा। क्यों नहीं निभा सकते? उसने कहा और फिर खुद ही बोली, मैंने कहा ना कि जहाँ भी प्रॉब्लम पेश आए तो मुझे बताना, मैं किस लिए हूँ। और एक और बात भी,
मैनेजरी में आपको कंप्यूटर पर काम करने का पूरा मौका मिलेगा, परेशान ना हो। और फिर वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। और फिर ये सिलसिला चल निकला, बिल्कुल ऐसे जैसे फिल्मों और कहानियों में होता है। वो दिन ब दिन मेरे करीब आने लगी थी, अपनी हर बात मुझे बताना जरूरी समझने लगी और मेरी हर बात को जबरदस्ती पूछना, मेरे बगैर खाना खाना उसने छोड़ दिया था। कई दफ़ा जब मैं देर तक काम करता तो मुझे ज़बरदस्ती काम से छुट्टी का कहती। वो मुझ पर अपना हक जताने लगी थी, लेकिन मैंने कभी इसका जवाब ऐसे नहीं दिया जैसे वो चाहती थी। कंपनी के दूसरे मुलाजिमीन मेरी इज्जत करने लगे थे और मुझसे अपने मसाइल शेयर करते थे। मेरी ज़िंदगी बिल्कुल तब्दील हो गई थी। कभी कभी तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत शख्स तस्वुर करने लगता था। कहाँ वो पुरानी कच्ची गलियाँ और कहाँ एक VIP बंगला और ये AC वाला दफ्तर। ये सब किस्मत का खेल था और मेरी किस्मत तब्दील करने में सोनिया मैडम का बहुत हाथ था। इसकी वजह से तो था सब कुछ। खैर, मैंने सारा काम समझ लिया था। मेरा काम एक तरह से मैडम सोनिया को असिस्ट करना था। एक दिन सोनिया अपने शीशे के दफ्तर में खड़ी नीचे सड़क की तरफ देख रही थी कि मेरे आने पर पीछे मुड़ी और कहा, रहमान, एक बात कहूँ? जी, मैंने कहा। तुम्हें मेरे साथ शिकागो जाना होगा, कल शाम की फ्लाइट है। वो बोली। जी, मैंने बमुश्किल कहा। हाँ, बहुत इमरजेंसी मीटिंग है। अगर हम नहीं गए तो कंपनी का करोड़ों का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि मुखालिफ कंपनी को ये टेंडर मिल जाएगा। मुझे हर हाल में ये टेंडर हासिल करना है। वो बोली। मैडम, वो तो ठीक है, पर मेरी एक बहन है, वो घर में अकेली। मेरा तो और कोई काबिल भरोसा है भी नहीं जिसके पास उसे छोड़कर जाऊं, मैंने कहा। इस तरह मेरी बहन की बात छिड़ गई तो उसकी तालीम का तस्करा भी सामने आया और तय ये पाया कि उसे शहर की यूनिवर्सिटी में भेज दिया जाए और तमाम खर्च मैडम सोनिया बर्दाश्त करेंगी। अब तो मेरा जाना जरूरी हो गया था और इनकार की कोई गुंजाइश भी नहीं रही थी। शाम में मारवी को सब कुछ समझाया। वो यूनिवर्सिटी का सुनकर बहुत खुश हुई और रजामंद हो गई। ये टाइम मुझे याद आएगा शायद, मैं जो कभी जहाज को नीचे से उड़ता हुआ बचपन में देखता था, आज मैडम सोनिया की वजह से उसमें सवार था। हमने एक 5 स्टार होटल में कैंप किया और सुबह मीटिंग अटेंड की जो कि एक और होटल में थी। इस शाम को सोनिया बहुत खुश थी क्योंकि उसे टेंडर मिल गया था। उसने मुझे कहा, रहमान साहब, आज मैं बहुत खुश हूँ। जी मैडम, मैंने कहा। तो वो मुस्कुराई और कहा, अगर आइंदा तुमने मुझे मैडम कहा तो अच्छा नहीं होगा। मेरे ख्याल में अब हमारे बीच इतनी कुर्बत आ गई है कि तुम मुझे सोनिया और मैं तुम्हें रहमान कह सकूं। वो बोली। इससे पहले भी इसने कई बार ऐसा कहा था, लेकिन मैंने तवज्जो नहीं दी और आज तो उसने हद ही कर दी। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? उसने पूछा। उसके स्याह घुनहरे बाल साहिल समुद्र की हवा से लहरा रहे थे और ब्लैक चश्मा पहने वो क़यामत लग रही थी। जी, मैं समझा नहीं, मैंने हैरानियत से कहा। यार, समझने की इसमें क्या बात है? मैंने कोई अलजबरे की ज़बान इस्तेमाल की है? सीधा तो कहा है कि मुझसे शादी करोगे। आप मजाक कर रही हैं? मैंने कहा। वो मुस्कुराई। यार, पहले कभी ऐसा मजाक किया है? मेरी खामोशी पर उसने खुद ही कहा, मैं तुम्हें 3 दिन का वक्त देती हूँ। अगर तुम्हारा जवाब हाँ में हुआ तो हम शादी कर लेंगे, और अगर ना में हुआ तो यकीन करो कि हमारे ताल्लुकात इसी तरह रहेंगे, बल्कि इससे भी अच्छे होंगे। तुम किसी भी प्रेशर में रहकर फैसला ना करना, ये हमारी जिंदगी का मसला है। वो बोली। 3 दिन गुजर गए और कब हमारी शादी हो गई ये पता भी ना चला। मैं बहुत खुश था। मेरी बहन की तालीम भी स्टार्ट हो गई थी और मुझे एक खूबसूरत और मालदार बीवी भी मिल गई थी। सोनिया वाकई एक अच्छी बीवी साबित हुई और उसने सब कुछ मेरे नाम करके खुद घर संभाल लिया। कभी कभी दफ्तर आती, मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझने लगा था। मैं क्या, मेरे तमाम बेकार दोस्त और ये दुनिया, ये जालिम दुनिया जो ना किसी को बसता देख सकती है और ना ही बर्बाद। ये एक सुहानी शाम थी जब मुझे घर से नौकरानी का फोन आया और कहा कि जल्दी पहुंचे, सोनिया मैडम गिरकर बेहोश हो गई हैं। कुछ लम्हों में मैं शहर के महंगे अस्पताल में घूम रहा था। जब डॉक्टर ICU से बाहर निकला, उसका मुंह लटका हुआ था। मिस्टर रहमान, आप हैं? उसने कहा। जी, मैंने कहा। आपकी बीवी को कैंसर है और वो भी आखिरी स्टेज पर। आप हौसला रखें, पर ये चंद दिन की मेहमान हैं। चाहे आप बैरून मुल्क क्यों ना ले जाएं, एक ही जवाब मिलेगा, डॉक्टर ने कहा। मैं सर पकड़कर बैठ गया था, शायद, या गिर गया था, बल्कि मुझे कुछ अंदाजा नहीं हो रहा था कि डॉक्टर ने क्या कहा है। इस रात सोनिया और मैं एक दूसरे के गले लगकर बहुत रोए। उसे भी शायद डॉक्टर या किसी और की ज़बानी मालूम हो गया था और उसने एक और इंकशाफ किया जो मुझे काफ़ी अजीब लगा। उसने कहा, मुझे पहले से इल्म था, ये मौजी मर्ज मुझे पहले भी था, मगर काफ़ी हद तक इलाज ने उसे खामोश कर दिया था।
और असल बात यह थी कि उसने मुझसे ये बात छुपाई क्यों। उसका इसने जवाब दिया कि वो जिंदगी के कुछ पल मेरे साथ गुजारना चाहती थी, इसलिए हकीकत मुझे नहीं बताई। इसके मुताबिक मैं पहली मुलाकात ही में उसके दिल में उतर गया था, और अगर वो मुझे बताती तो शायद मैं नौकरी छोड़कर चला जाता और उसे कबूल ना करता। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर उसने एक और बात बताई जिसे सुनकर मुझे कई झटके लगे। उसने कहा, रहमान, मेरी एक पागल बहन भी है जो कि शिकागो के एक महंगे तरीन अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। मैंने ये हकीकत तुमसे पहले तो छुपा ली और फिर सोचा कि मौका मिलते ही बता दूंगी, और आज जिंदगी ने मौका दिया, और दिया भी तो किस तरह। मैंने तमाम जायदाद तुम्हारे नाम कर दी है। मेरी बहन बिल्कुल पागल है, वो जायदाद संभालने की पोजीशन में नहीं, और ना ही शायद कभी हो। इसके लिए तुम बेगम रहो। उसके लिए मैंने सिर्फ शिकागो के कुछ शेयर्स रखे हैं, इसलिए तुम इससे मुतालिक कोई फिक्र ना करना, और हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादती की है। मैं उसके गले लगकर खूब रोया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मेरी किस्मत मुझे किस सिमत में लेकर जा रही है। मेरी जिंदगी किश्ती हचकूले ले रही थी। न जाने उसे डूबना था या इसी तरह हचकूले लेने थे। मंजिल तक पहुंचना था। वो शायद सोनिया का कोई था। उसके जानने वाले इक्का दुक्का मेहमान थे जो मेरे साथ हमदर्दी जताने की कोशिश कर रहे थे। इतने में एक काला कोट पहने आदमी आया जो शक्ल से वकील लगता था। उसने कहा, मुझे एडवोकेट अहमद शेरवानी कहते हैं। मैं मिस्टर आफरीदी का वकील हूँ। मैंने कुछ बात करनी है आपसे मैडम सोनिया की बहन किरण के मुतालिक। उनके शौहर मिस्टर आफरीदी ने आपके खिलाफ केस किया है कि आपने इस मैडम सोनिया की बीमारी का फायदा उठाकर उनसे तमाम जायदाद हथिया ली है, और कानूनी तौर पर तमाम जायदाद पर हक मिसेज आफरीदी यानी किरण का है। मुझे जैसे 220 वोल्ट का करंट लग गया हो। ये मेरे साथ हो क्या रहा है? जहां तक मुझे याद है किरण तो पागल है, और कानूनी तौर पर एक पागल जायदाद कैसे संभाल सकती है? मैंने बमुश्किल कहा। मैडम मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हैं, और सेहतयाब होते ही उन्होंने पहला यही काम किया है, वकील ने कहा। मैं सर पकड़कर बैठ गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। इस रात मुझे जरा बराबर भी नींद ना आई। मैं मुसलसल इस दौलत के बारे में सोच रहा था जो सोनिया मेरे लिए छोड़कर गई थी, और अब इस दुनिया के लोग मुझसे छीनने के लिए आ गए थे। मुझे पता था कि ये मुझसे छीन लेंगे, क्योंकि मैं इन लोगों की तरह खिलाड़ी नहीं था, और ये खिलाड़ी थे। पेचो खम को समझते थे। मैं तो आज तक अदालत के पास से भी नहीं गुजरा था, और ये लोग मुझे इसके अंदर घसीटने चले थे। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। किरण के फ्रॉड शौहर ने यह साबित कर ही दिया कि मैंने सोनिया की बीमारी का फायदा उठाकर उससे तमाम जायदाद अपने नाम करवा ली है, जबकि हकीकत ये थी कि किरण के शौहर की खुद उसकी जायदाद पर नजर थी, और मुझे जहां तक अंदाजा था वो जायदाद हासिल करने के बाद उसे छोड़ देता। मेरे पास कोई गवाह ना था, और जो थोड़े बहुत थे हमदानी समेत थे, उन्हें मिस्टर आफरीदी ने खरीद लिए थे। तमाम गवाह और सबूत मिस्टर आफरीदी के हक में थे, और आखिरकार अदालत ने तमाम जायदाद किरण के नाम कर दी। ठीक 2 हफ्ते बाद दिन काफी खुनक था। गो कि इतनी गर्मी नहीं थी, मगर पसीना आ रहा था। मैं इसी होटल में बैठा एक बार फिर चाय पी रहा था, और आज का नया अखबार भी मेरे हाथ में था। एक हाथ में चाय और दूसरे से अखबार को उलट पुलट करता हुआ मैं फिर से अपनी किस्मत खोज रहा था। किसी ने क्या खूब कहा है, किस्मत ले आई हमें ये कहाँ पे। ये तो वही जगह है, निकले थे हम जहाँ से।